Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द मुगल एम्पायर। पिछले जो चैप्टर के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है काफ़ी सारे सुल्तान हुए थे और एक के बाद एक डायनेस्टी ने किस तरीके से रूल किया। अब हम बात करते हैं कि जब लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ पर दिल्ली के ऊपर मुगल का शासन होने लगा और किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किस तरीके से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अपना पूरा का पूरा रूल जो है वो एक्सपेंड किया है। तो देखिए मुगल एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो लार्ज जो टेरिटरी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो रूलर के द्वारा उसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि हैंडल करना, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के यानी डाइवर्सिटी के लोग और कल्चर अलग अलग कल्चर के लोग जो है यहाँ पर रहते थे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक एक तरीके से पूरे के ऊपर रूल करना, एरिया के ऊपर रूल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन मुगल इसमें जो है कुछ हद तक जो है सफल भी हुए, लेकिन वो भी ओनली शॉर्ट पीरियड के लिए। और बाकी इससे पहले हमने देखा कि ओनली जो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद बिन तुगलक था, तो उन्होंने ही थोड़ा बहुत जो है एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। बलबन ने भी एक्सपेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो है असफल हो जाते थे क्योंकि थोड़े टाइम के बाद फिर से वहाँ पर लोग क्या करते थे, वहाँ पर जो दूसरे रूलर थे वो छोटे छोटे रूलर अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे, जिसकी वजह से उनको लार्ज सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन मुगल्स जो हैं वो थोड़े बहुत इसके अंदर जो है काफ़ी सक्सेस हुए हैं, लेकिन वो भी थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो है वो भी उनके अंडर भी काफ़ी सारे जो एरिया हैं वो इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए गए थे। तो देखिए इसके अंदर 16th सेंचुरी के आसपास की बात करें तो देखिए 1500 के बाद की बात है ये। तो यहाँ पर इस हाफ ऑफ 16th सेंचुरी की बात की गई है कि जो किंगडम है इनके द्वारा एक्सपेंड किया गया था आगरा से लेकर दिल्ली तक, फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली से लेकर और 17th सेंचुरी तक, यानी बात करें इस पीरियड तक, तो ये पूरा का पूरा लगभग जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें एक्सपेंड कर चुके थे। मतलब इसके अंदर जो है पाकिस्तान वाला एरिया और अफगानिस्तान में काबुल तक का एरिया जो है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है, और इधर जो है पूरा का पूरा जो बंगाल तक का रीजन है पूरा का पूरा इसके अंदर कवर हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने 15th जो सेंचुरी है वहाँ से स्टार्ट किया था। 16th सेंचुरी से लेकर लगभग 17th सेंचुरी तक इन्होंने आगरा दिल्ली से लेकर पूरा का पूरा लगभग पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। तो देखिए इस टाइम पर इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नेंस है एक तरीके से इतनी ज़्यादा इफेक्टिव रही है कि आने वाले जो रूलर हैं वो भी इसको जो है इग्नोर नहीं कर पाए थे कि उस टाइम पे वाकई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई थी। तो देखिए जो इस टाइम पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे इंडियन जो पीपल हैं, तो उनको जब एड्रेस करते हैं पूरे के पूरे नेशन को इंडिपेंडेंस डे पर, तो वो कहाँ से एड्रेस करते हैं, ये करते हैं रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। और रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली उस टाइम पर रेजिडेंस था किसका, मुगल एम्परर का। यानी जितने भी मुगल एम्परर हुए हैं, बाबर है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सारे के सारे जितने भी एम्परर हुए थे उस टाइम पर मुगल एम्परर, तो उनके द्वारा क्या किया गया था कि इस जो ये रेड फोर्ट एक तरीके से उनका क्या माना जाता था, वैसे तो लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, तो एक तरीके से वो वाला जो एरिया है वो उनके रेजिडेंस की तरह ही काम करता था। लेकिन उससे पहले के जो रूलर हो चुके थे वो भी दिल्ली के अंदर ही अपना रूल करते थे। तो इस तरीके से शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तो आप देख सकते हैं कि ये उनके रेजिडेंस की तरह काम करता था। और यहीं से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे हमारे नेशन को एड्रेस करते हैं। मतलब अपनी स्पीच वगैरह जब देते हैं इंडिपेंडेंस डे पर तो वो यहीं से देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेड फोर्ट की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। आगे देखिए कि मुगल्स कौन थे। तो देखिए मुगल्स जो हैं ये वंशज थे, दो ग्रेट जो फैमिलीज़ हुई हैं रूलर की, जो काफ़ी ग्रेट जो फैमिलीज़ हुई हैं, ये काफ़ी ग्रेट जो है रूलर हुए हैं, तो इनसे बिलोंग करते थे। अगर मदर साइड से बात करें तो ये जो गंगेज़ खान, जिनकी डेथ जो है 1227 के अंदर हुई थी, गंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करते थे फ्रॉम मदर साइड। और गंगेज़ खान कहाँ के रूलर थे, ये थे मंगोल ट्राइब के रूलर थे, जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया मतलब जो हमारा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान वाला रीजन है वो सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। अब देखिए और फादर की साइड से अगर हम बात करें तो ये तैमूर जिनकी डेथ हुई थी 1404,
रूलर से जो है उस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। तो देखिए इन्होंने उस टाइम पर रूल किसके कहाँ कहाँ पर ये रूल करते थे, तो ये ईरान इराक वाला जो रीजन है और मॉडर्न डे जो टर्की है उस रीजन के अंदर ये क्या करते थे, रूल करते थे। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कितने लार्ज एरिया के अंदर इनका रोल था, मदर साइड से भी और फादर साइड से भी। हालांकि जो मुगल हैं वो लाइक नहीं करते कि उनको मुगल बुलाया जाए या उनको मंगोल बुलाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो है एक तरीके से एक मेमोरी जुड़ी हुई है, एक जो बोलते हैं ना सैड मेमोरी, एक तरीके से वो मेमोरी एसोसिएटेड है कहाँ से, मदर साइड से। क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने काफ़ी सारे लोगों का मैसेकर किया था, मतलब काफ़ी सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसी वजह से ये अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते, जबकि ये फादर की साइड से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक तरीके से कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और काफ़ी रिस्पेक्टफुल मानते हैं। लेकिन मदर साइड से जो है ये अपने आप को मंगोल बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनका लिंक जो है वो उज्बेक के साथ भी रहा है। उज्बेक कौन थे? देखिए उज्बेक भी जो है एक मंगोल ही जो मंगोल ट्राइब है उससे ही बिलोंग करते थे, लेकिन ये इनके कंपिटिटर थे। मतलब इनसे लगातार जो है इनका कन्फ्लिक्ट होती रहती थी, वॉर होती रहती थी एक दूसरे के ऊपर, जो है ये एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करते थे। उज्बेक से भी इनसे कहीं ना कहीं कंसर्न थे। तो ये काफ़ी प्राउड फील करते थे, जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी प्राउड फील करते थे अपने फादर साइड से, यानी तैमूरियन जो डायनेस्टी है उसकी तरफ से। क्यों? क्योंकि इनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने ही दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 के अंदर। तो 1398 के अंदर इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर का जो रीजन है वो कैप्चर कर लिया था। अब देखिए इनकी जो वंशावली है यानी जो जेनियोलॉजी है उसको ये दिखाते हैं पिक्टोरियली, मतलब पिक्टोरियली मतलब पिक्चर की सहायता से। और एक तरीके से देखने में वो क्या लगती है, एक ग्रुप फोटोग्राफ लगती है। इसको देखिए एक पिक्चर की सहायता से देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पूरी की पूरी इनकी जेनियोलॉजी दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर ये जो है बीच में ये तैमूर है। तो ये पूरी की पूरी इनकी जेनियोलॉजी दिखाई गई है, किस तरीके से एक के बाद एक जो है राजा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तैमूर है, ये मिनिएचर पेंटिंग जो है 1702 से लेकर 1712 के बीच में बनाई गई है। तो इसमें देखिए तैमूर जो है वो सेंटर में बैठे हैं, बिल्कुल सेंटर में हैं। इसके राइट में अगर हम बात करें तो उसके जो सन है मीरान शाह, तो राइट में देखिए इनके राइट में, तो इनके राइट में ये देख सकते हैं आप मीरान शाह है जो कि जो बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। उसके बाद देखिए अब्बू साइद जो कि बाबर के ग्रैंडफादर हैं, ये भी इनके राइट में। उसके बाद देखिए लेफ्ट में, लेफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये जो है ग्रेट ग्रैंडफादर हैं बाबर के, महमूद मिर्जा। उसके बाद उमर शेख ये जो है बाबर के जो है फादर हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर है और ये इनके फादर हैं बाबर के। तो इस तरीके से है कि पहले ये इनके राइट में इन्होंने अपनी पिक्चर बनवाई, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बनवाई, उसके बाद ये इन्होंने अपने साथ बनवा दी। ये जैसे जैसे इनका टाइम पीरियड आता गया ये इस तस्वीर के अंदर आगे से आगे जो है अपने आप को ऐड करते चले गए। उसके बाद देखिए आगे जो मुगल एम्परर है ये इधर जो बैठे हैं इनके राइट में। तो ये जो है 3rd 4th और 5th नंबर पर जो राइट में इंडिविजुअल बैठे हैं, तो इसमें जो है ये बाबर हैं, ये अकबर हैं और उसके बाद ये शाहजहां हैं। और इधर अगर हम बात करें लेफ्ट की साइड में तो ये हुमायूं हैं, ये जहांगीर हैं, ये औरंगजेब है। मतलब ये भी आगे से आगे इसी तरीके से अपनी पिक्चर जो है यहाँ पर बनवाते गए। बाबर के बाद उनका जो बेटा था हुमायूं, ये है। उसके बाद जो हुमायूं के बाद इनका बेटा जो अकबर के बाद उनका जो सन आया जहांगीर, और उसके बाद जो है शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। तो इस तरीके से इन्होंने एक ग्रुप फोटोग्राफ की तरह दिखता है ये। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे इनका टाइम पीरियड आता गया ये अपनी जो है एक एक पिक्चर इसके अंदर ऐड करवाते चले गए। तो ये इस तरीके से इनके फादर की के उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे, फादर के डिसेंडेंट होने की वजह से काफ़ी प्राउड फील करते थे। आगे देखिए मुगल के जो मिलिट्री कैंपेन है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड थे। तो देखिए सबसे पहले बाबर की बात करें तो देखिए बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को सबसे पहले हराया था, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर। तो इस तरीके से जो है इन्होंने दिल्ली के ये सुल्तान बन गए थे। इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको हरा दिया था और उसके बाद ये जो है इसके ऊपर इन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था। अब देखिए कि ये जो बाबर हैं इन्होंने 1526 के अंदर इन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया था और लगभग 4 साल तक इन्होंने रूल किया था। सबसे पहले जो है ये फरगना कहाँ पे है, ये उज्बेकिस्तान के अंदर है।
तो देखिए उज्बेकिस्तान के अंदर जो फरगना है वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपना थ्रोन जो है वो हासिल किया था 1494 के अंदर। उस टाइम पर ये ओनली 12 साल के थे, लेकिन धीरे धीरे जो है जो इनके ये उज्बेक्स जो कंपटीटर थे उनके द्वारा इन्वेजन कर दिया गया और इनको जो है वहाँ से इसको छोड़कर भागना पड़ा, तो इनको अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। उसके बाद इन्होंने काबुल को कैप्चर किया 1504 के अंदर, काबुल को कैप्चर कर लिया और उसके बाद 1526 के अंदर जो है इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया। उसके बाद देखिए सबसे पहले आर्टिलरी जो गन है उसका भी यूज इन्होंने सबसे पहले किया था, बाबर ने किया था। अब देखिए आगे यहाँ पर मुगल एम्परर दिखाए गए हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से जो है उनके द्वारा कौन कौन से कैंपेन किए गए, कौन कौन से इवेंट उनके रीजन के दौरान पर हुए, यानी उन्होंने जब राज किया तो उस टाइम पर कौन कौन से इवेंट हुए। तो इसके लिए आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्मॉल जो है लेटर्स में लिखा हुआ है, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी बुक ओपन कर लेनी चाहिए। तो इसके अंदर देखिए बाबर, सबसे पहले बाबर का रूल है जो कि 4 ईयर्स का था। तो सबसे पहले इन्होंने इब्राहिम लोदी, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसके अंदर इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि 1526 के अंदर हुई थी। 1527 के अंदर इन्होंने राणा सांगा को डिफीट किया था। इसके साथ साथ राजपूत रूलर हैं जो उनको और उनके जो अलाई थे खानवा के युद्ध में जो है जो कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, उसके अंदर इन्होंने राणा सांगा और जो दूसरे राजपूत रूलर हैं उनको यहाँ पर डिफीट किया था। उसके बाद 1528 के अंदर जो है इन्होंने चंदेरी के युद्ध में दूसरे राजपूतों को हराया था और इस तरीके से इन्होंने जो है अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया आगरा और दिल्ली के ऊपर। अपनी मौत से पहले ही, अपनी मृत्यु से पहले ही इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल जो है एस्टेब्लिश किया। उसके बाद देखिए हुमायूं आता है। इनकी डेथ के बाद हुमायूं जो है वो 10 साल तक लगभग राज करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है इसको हरा देते हैं और सूरी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद जैसे ही 55 के अंदर जो है 1555 के अंदर जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ होती है, उसके बाद दोबारा से फिर ये दिल्ली के तख्त को कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर 1 साल के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर इनका पुत्र जो अकबर है वो राजा बनता है। तो देखिए हुमायूं के दौरान इन्होंने जो है कौन कौन से कैंपेन किए थे। तो एक तरीके से जो हुमायूं थे इन्होंने अपना राज्य जो है वो क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था अपने ब्रदर्स के साथ, कि इनके फादर चाहते थे कि उस टाइम पर क्या होता था कि जब मुगल होते थे वो एक ऐसा नहीं होता था कि जो उनका एल्डेस्ट सन है वही जो है राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं होता था। इनके अंदर जो क्या परंपरा थी, लगभग इनके अंदर ये थी कि जो भी इनके जितने भी सन थे उनके अंदर क्या कर दिया जाता था, पूरे राज्य को डिवाइड कर दिया जाता था, पूरे एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाता था। अलग अलग रीजन जो है उनके अलग अलग सन को दे दिए जाते थे। तो इसी तरीके से हुमायूं ने भी अपने ब्रदर के बीच में जो है इनको डिवाइड कर दिया था। जैसे मिर्जा कामरान है, इनको भी इन्होंने जो है डिवाइड कर दिया था। लेकिन इनके जो ब्रदर्स हैं ब्रदर्स ने इनको जो है जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो, जैसे शेरशाह सूरी ने जब इनके ऊपर आक्रमण किया था तो इन्होंने जो है इनके ब्रदर्स ने कभी इनको सपोर्ट नहीं किया और इसकी वजह से ये हार भी जाते थे और इसी वजह से फिर ये ईरान भी भाग कर चले गए थे। फिर इन्होंने जो है ईरान में जो दूसरे सफ़ाविद जो कि ईरान के अंदर उस टाइम पर रूल करते थे, उन्होंने इसकी हेल्प भी की थी और दोबारा से दिल्ली को कैप्चर किया था। तो इस तरीके से जो है इनका पूरा का पूरा लाइफ टाइम एक तरीके से स्ट्रगल में चला गया और ये रूल जो है काफ़ी कम टाइम तक कर पाए। उसके बाद अकबर आते हैं। अकबर जो है उस टाइम पर यंग ही थे जब हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो इनकी जगह पर जो बैरम खां इनके एक तरीके से बैरम खान ने जो है इनके लिए काम किया और जो है इनका 13 ईयर की जो अकबर हैं उनका 13 साल की उम्र में ही इनको एक तरीके से राजा बना दिया गया था। तो इनकी जो रीज़न है उनको, मतलब इन्होंने जो राज किया है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो फर्स्ट पार्ट के अंदर 1556 से लेकर 1570 तक, जब तक कि बैरम खान रहते हैं, तो वो जो है अलग अलग जगह पर काफ़ी सारे कैंपेन करते हैं। इसके साथ साथ जो है ये अपने कैंपेन लॉन्च करते हैं जिसमें ये काफ़ी सारे सर्फ्स और अफगान्स उनको हरा देते हैं और साथ साथ में जो नेबरिंग किंगडम है मालवा और गोंडवाना लैंड, इस तरीके के काफ़ी सारे गोंडवाना जो हिस्सा है इन सब के ऊपर जो है अपना कब्जा जमा लेते हैं। और इनके जो ब्रदर हैं हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम, इनको भी ये जो है मतलब वो भी इनके खिलाफ जब रिवोल्ट करते हैं तो उसको भी ये दबाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फर्स्ट स्टेज में इनका ये चलता है जब बैरम खान होते हैं। उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा राज्य अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ये अपने कैंपेन लेड करते हैं 1570 से लेकर 1585 तक। ये गुजरात की तरफ और इसके साथ साथ बिहार की तरफ, गुजरात इस तरफ और बिहार
इस तरफ। तो इस तरफ दोनों तरफ अपना जो है ये अपने कैंपेन लॉन्च करते हैं, बंगाल, बिहार, इन उड़ीसा, इन सब के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और जो मिर्जा हाकिम जो इनका ब्रदर था, उनको भी एक तरीके से अपने रिवोल्ट के अंदर शामिल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड फेज़ के अंदर जो है 1585 से लेकर 1605 तक ये अपने एम्पायर का पूरा एक्सपेंशन करने लग जाते हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट कंधार, अफ़गानिस्तान तक भी ये अपना पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जब इनके इस ब्रदर की डेथ हो जाती है मिर्जा हाकिम की, तो उसका जो रीजन है काबुल वाला रीजन भी ये हथिया लेते हैं और उसके ऊपर भी अपना कब्जा जमा लेते हैं। बेरार जो कि कर्नाटका और हैदराबाद के आसपास का रीजन है, खांडेश और अहमदनगर ये कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये सारे के सारे रीजन पर ये अपना कब्जा जमा लेते हैं। उसके बाद जब लास्ट में इनका टाइम पीरियड खत्म होने को होता है, जब इनकी डेथ होने को होती है, तो जो जहांगीर है, जहांगीर मतलब सलीम, वो भी जो है कुछ ने रिबेलियन कर देते हैं। वो भी जो है अपना तख्त को हासिल करना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर में जो है वो भी इस तरीके के रिबेलियन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अकबर के बाद उनका पुत्र जो सलीम, जिनको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, वो रूल करते हैं 1605 से लेकर 1627 तक। तो एक तरीके से ये जितने भी अकबर के द्वारा जो कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं उनको कंटिन्यू में रखते हैं। और यहाँ पर ये जो है एक जो वाइफ है इनकी नूर जहाँ, उनसे ये मैरिज करते हैं। और लगभग जो है उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है इनको इसमें मिलता है। इनके जो कैंपेन होते हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है ये जो अकबर के द्वारा जो बनाई गई पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू करते हैं। और इनके जो अनसक्सेसफुल, जो कम सक्सेसफुल हुए कैंपेन हैं, वो अगेंस्ट सिख, अहोम एंड अहमदनगर, इन सब के खिलाफ जो इनके थोड़े कम जो सक्सेसफुल कैंपेन है वो स्टार्ट होते हैं। आगे देखिए कि जो प्रिंस खुर्रम है, प्रिंस खुर्रम मतलब शाहजहाँ का नाम है प्रिंस खुर्रम। तो ये जो है ये भी अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नूरजहाँ जो है इनको एक तरीके से मार्जिनलाइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और जो नूरजहाँ हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाती हैं इनको मार्जिनलाइज करने में। उसके बाद जो है शाहजहाँ वो रूलर बन के आते हैं और वो 1627 से लेकर 1658 तक जो है वो रूल करते हैं। और ये भी जो है काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं अपने जो भी कैंपेन्स वगैरह हैं उनको हेल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा ये भी सक्सेसफुल होते हैं। और ये अफ़गान के जो रूलर हैं उनको भी हरा देते हैं और उनके रिबेलियन को ये दबा देते हैं। और इसी तरीके से बीजापुर वगैरह, अहमदनगर जो भी महाराष्ट्र रीजन के अंदर आते हैं, तो उनको भी ये कैप्चर कर लेते हैं 1632 के अंदर। उसके बाद जैसे ही इनकी डेथ होती है, तो इनके डेथ होने से पहले ही जो है जब भी इनके लास्ट ईयर होते हैं रीजन के, मतलब इनके रूल करने के लास्ट ईयर्स होते हैं, तो उसमें जो इनके सन हैं वो आपस में उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है, रिबेलियन कर देते हैं, वो रिवोल्ट कर देते हैं राज्य को हथियाने के लिए। तो इसमें सबसे मेन जो औरंगजेब हैं वो क्या करते हैं, अपने तीनों के तीनों जो ब्रदर्स हैं उनको मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं। जैसे दाराशी को इनके अंदर है उनको भी किल कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो शाहजहाँ हैं उनको भी इम्प्रिजन कर दिया जाता है आगरा फोर्ट के अंदर। तो आगरा के अंदर इनको भी इम्प्रिजन कर दिया जाता है और जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती ये वहीं पर रहते हैं। तो इस तरीके से औरंगजेब जो है वो अपना पूरा का पूरा राज्य जो है वो हथिया लेते हैं। उसके बाद औरंगजेब यहाँ पर रूल करते हैं। तो इनकी पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर होती हैं और एक तरीके से जो है ये, जैसे अकबर जो है सभी रिलीजन को मानने वाले होते हैं, सभी को रिस्पेक्टफुल देने वाले होते हैं, तो ऐसा इनके द्वारा नहीं किया जाता। तो इसलिए इनके राज्य में काफ़ी ज़्यादा जो है रिवोल्ट क्रिएट हो जाता है। एक तरीके से सभी इनके जो है अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी ही होती हैं। इसी वजह से ये जो राजपूत्स वगैरह होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं। इसकी वजह से जो मारवाड़ और दूसरे जो राठौर राजपूत हैं मारवाड़ के, वो सारे के सारे इसके अगेंस्ट रिबेलियन कर देते हैं। शिवाजी पहले इनकी अथॉरिटी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इनकी इंसल्ट करते हैं तो एक तरीके से वो भी इनके अगेंस्ट चले जाते हैं। इस तरीके से इनके जो ज़्यादातर कैंपेन जो इनके द्वारा किए जाते हैं वो मेनली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए वो सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है सभी जो राज्य हैं उनको पता लग जाता है इनकी कमियों का, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो अनसक्सेसफुल होने लग जाते हैं। और इस तरीके से जो है सभी जो मराठा हैं और इसके साथ साथ डेक्कन रीजन के अंदर जो दूसरे रूलर हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस इस तरीके से घोषित कर देते हैं। और जो सफ़ाविद हैं वो भी ईरान के अंदर अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पर
घोषित कर देते हैं। आगे देखिए कि जैसे ही इनकी डेथ होती है उसके बाद जो है काफ़ी सारे अयोग्य जो रूलर हैं वो आते हैं और एक के बाद एक उनके बीच में जो है थ्रोन को हासिल करने के लिए, सिंहासन को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होती हैं और उनकी वजह से जो है और इनकी जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से जो सिख्स, जाट्स और जो भी सतनामीज़ वगैरह हैं वो सारे के सारे इनके अगेंस्ट चले जाते हैं और कोई भी मुग़ल को सपोर्ट करना यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसी वजह से आगे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनकी जो है बिल्कुल एक तरीके से आप बोल सकते हैं डिस्पर्स हो जाती है और वहाँ पर जो रूलर हैं, लोकल जो रूलर हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने लग जाते हैं। आगे देखिए कि मुगल्स की क्या ट्रेडिशन थी सक्सेशन की, मतलब एक के बाद एक जो राजा बनता था उनकी क्या ट्रेडिशन थी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो एल्डेस्ट सन है वो इनहेरेंट नहीं करता था, मतलब वो जो है राजा नहीं बनता था, मतलब यहाँ पर रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर को फॉलो नहीं किया जाता था। यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर फॉलो की जाती थी कस्टम ऑफ कोपरेशनरी की जो कस्टम है वो फॉलो की जाती थी। मतलब हर एक जो सन है उनके बीच में जो है डिवाइड कर दिया जाता था पूरी की पूरी जो इनहेरिटेंस है, मतलब जो उनको अपने पूर्वजों से मिली है उसको क्या कर दिया जाता था, सन के बीच में डिवाइड कर दिया जाता था। आगे देखिए कि जो मुगल्स है उनके रिलेशन कैसे थे अदर रूलर के। तो देखिए जो काफ़ी सारे इसके अंदर जो रूलर होते थे अगर वो अथॉरिटी मानने से मना कर देते थे, मुगल की अगर उन्होंने अथॉरिटी मानने से मना कर दिया था तो ऐसे रूलर के अगेंस्ट जो है कैंपेन चलाए जाते थे, तो ऐसे रूलर को जो है हरा दिया जाता था। लेकिन दूसरे जो रूलर हैं जिनको लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो लड़ नहीं सकते, वो वॉलंटरी जो है वो ज्वाइन कर लेते थे मुगल्स को। जैसे कि राजपूत एक गुड एग्जाम्पल है, राजपूत का गुड एग्जाम्पल देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो राजपूत प्रिंसेस हुआ करती थी उन्होंने जो वहाँ के रूलर थे, राजपूत रूलर थे, उन्होंने अपनी डॉटर्स की मैरिज कर दी थी मुगल फैमिलीज़ के अंदर। तो आप इनके नाम आप देख सकते हैं कि अकबर की जो वाइफ थी जोधा, जिनका नाम जाना जाता है जोधा बाई, तो वो भी एक जो है राजपूत वो भी राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन कुछ एक ने जो है इसका विरोध भी किया था। तो देखिए जैसे सिसोदिया राजपूत है, इन्होंने विरोध किया था कि वो जो है मुगल की अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने नहीं माना उनकी अथॉरिटी को। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही उनको डिफीट किया, इनको हरा दिया गया, उसके बाद जो है मुगल क्या करते थे, इनको ऑनरेबली ट्रीट करते थे, मतलब उनकी इंसल्ट नहीं करते थे, उनके साथ ह्यूमिलिएटिंग जैसा बिहेव नहीं करते थे। इसकी वजह से क्या होता था कि ये जो है राजपूत भी उनसे इंप्रेस हो जाते थे और उनकी सॉवरेनिटी को स्वीकार कर लेते थे। और ये हराने के बाद भी मुगल जो है अगर हरा भी देते थे तो ये क्या करते थे, उनकी लैंड जो है उनको वापस दे देते थे, वतन की जागीर समझकर उनको वापस कर देते थे। लेकिन ऐसा हर टाइम नहीं रहता था कि इस तरीके का बैलेंस हर टाइम बना रहे। तो हर एक मुगल जो है आता था, रूलर जो आता था, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती थी, उसी के हिसाब से जो ये बैलेंस जो है बनता और बिगड़ता रहता था। जैसे कि मुगल मैरिजेज हुई हैं विद राजपूत, तो ऐसी कौन कौन सी थी। एक तो हमने बात की, देखिए मदर ऑफ जहांगीर यानी सलीम की जो माता थी, यानी अकबर की जो वाइफ थी, तो वो कछुआ जो प्रिंसेस है उससे बिलोंग करती थी, जो कि अम्बेर के राजपूत रूलर, अम्बेर जो आजकल अम्बेर को क्या बोला जाता है, आज का मॉडर्न जयपुर जो है उसको अम्बेर बोला जाता था। तो वहाँ की जो प्रिंसेस थी उनकी मैरिज जो अकबर से कर दी गई थी। इसी तरीके से मदर ऑफ शाहजहाँ की जो मदर थी यानी जहांगीर की वाइफ थी, वो भी जो है एक राठौर प्रिंसेस थी, जो कि मारवाड़ का जो राजा था, मारवाड़ को आजकल जोधपुर बोला जाता है, तो उस रूलर की जो प्रिंसेस थी उनकी भी जो है मैरिज इधर जहांगीर के साथ कर दी गई थी। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर जो है काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन जो है मैरिज वगैरह इस्टेब्लिश करके काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन राजपूत के साथ बनाए गए थे। आगे देखिए मनसबदार और जागीरदार ये क्या होते थे। तो देखिए काफ़ी सारे जो इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए तो काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट की जाती थी। तो अलग अलग जो है तरह के जो लोग हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया, क्योंकि जो है इसके अंदर काफ़ी सारे रिलीजन को मुगल्स ने जो है काफ़ी सारे रिलीजन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया, स्पेशली अकबर जो कि काफ़ी रिलीजियस को टॉलरेंट करने वाले थे, रिलीजन को टॉलरेंट करने वाले थे। तो इन्होंने ना केवल तुर्किश, जो कि पहले ओनली तुर्किश जो लोग थे उनको ही मेन पोस्ट पर हाई, जो उनके स्लेव्स वो रखते थे उनको ही हाई पोस्ट पर रखा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको एक्सपेंड कर दिया कि अब जो है ईरानियन, अगर वो उनको लगते हैं कि अच्छे हैं, अच्छे से संभाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ईरानियन लोगों को, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान्स को, राजपूत्स को, मराठा और अदर ग्रुप्स, यानी इन्होंने हर एक रिलीजन को जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल किया। ऐसा नहीं किया कि सिर्फ एक पार्टिकुलर रिलीजन को अगर वो फॉलो करते हैं तो उसी रिलीजन के लोगों को वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल करेंगे।
तो इसके अंदर इन्होंने जो है काफ़ी सारे दूसरे रिलीजन को भी शामिल किया और इनको जो है एक तरीके से मुगल सर्विस के अंदर जो है एनरोल कर दिया और इनको मनसबदार बना दिया गया। अब देखिए मनसबदार होता क्या है, मनसबदार जो है एक इंडिविजुअल है जो क्या होल्ड करता है, एक मनसब। मनसब क्या होता है, मनसब होता है एक पोजीशन और एक रैंक, मतलब एक तरह की पोजीशन होती है, एक रैंक होती है जिसके हिसाब से ग्रेड दिए जाती है, उनको ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें फिक्स किया जाता है कि उनकी रैंक क्या होगी, सैलरी क्या होगी, उनकी मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या होंगी। यानी अगर उनको एक रैंक दे दिया गया है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड कर दी जाती थी और उसी के हिसाब से उसको मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी। अब ये सैलरी और रैंक जो है ये कैसे डिटरमाइन किए जाते थे, इनको डिटरमाइन करने के लिए एक नंबरिकल वैल्यू का यूज़ किया जाता था जिसको बोलते हैं जट। तो इस तरीके से जाट एक नंबरिकल वैल्यू होती थी जो कि रैंक और सैलरी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती थी। जितना हाइयर जो है उसका नंबरिकल वैल्यू होगी, यानी जितना हाइयर वो जाट जो है नंबर उसको दिया जाएगा, जाट नंबर उसको दिया जाएगा, उसी हिसाब से जो है उसकी पोजीशन डिसाइड होगी और उसी हिसाब से उसकी उतनी ही बड़ी सैलरी होगी। तो जितना ही हाइयर उसका रैंक होगा, जितनी नंबरिकल वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, उसी के हिसाब से उतनी ही अच्छी पोजीशन उसको दी जाएगी और उसी के हिसाब से ज़्यादा सैलरी उसको दी जाएगी। तो देखिए इनको मनसबदार को क्या करना पड़ता था, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और क्लेवरी मैन जो है, इनको पैदल और घुड़सवार जो है इनको अपनी आर्मी के अंदर रखने होते थे। और हर एक जो क्लेवरी मैन है उसको क्या करना पड़ता था, हर एक मनसबदार को अपने क्लेवरी मैन जो हैं उनको लेके आना पड़ता था रिव्यू करने के लिए, उनको रजिस्टर कराना पड़ता था। और जो इनके हॉर्सेज होते थे वो भी ब्रांडेड यूज़ होते थे, यानी जो लड़ाई करने के लिए अलग से हॉर्सेज होते हैं वार वगैरह में जाने वाले, उनको एक तरीके से अलग से ब्रांडेड किया जाता था, ब्रांड बनाया जाता था उनका। ऐसा नहीं है कि सिंपल जो लोकल जो घोड़ा है उसको नहीं बना दिया जाता था, स्पेशली जो है फाइट वाले जो घोड़े होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, उनको इसके अंदर रखा जाता था। अब देखिए जो मनसबदार हैं इनकी जो सैलरी होती है वो कहाँ से आती थी, तो इनको जो जागीर दी जाती थी, जागीर से जो रिवेन्यू मिलती थी, यानी वहाँ से जो टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था, तो जागीर एक तरीके से इक्ता की तरह काम करती थी। जैसे हमने पीछे देखा था ना कि जब हमारे स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी थी और तुगलक थे, तो वहाँ पर इक्ता में डिवाइड किया हुआ था पूरे के पूरे रीजन को, और इक्ता के अंदर से वो क्या करते थे, अपनी रिवेन्यू जो है वो वहाँ से कलेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर जागीर नाम दिया गया, तो एक तरीके से जो जागीर उनको दी जाती थी वहीं से उनकी सैलरी आती थी। तो जागीर से जो रिवेन्यू कलेक्ट होती थी वहीं से वो अपनी सैलरी जो है प्राप्त करते थे। और ये जो मेनली जो मनसबदार होते थे वो खुद जो है इसके अंदर नहीं रहते थे, मतलब अगर उनको इस हिस्से की, मान लिया इस रीजन के अंदर कोई जागीर जो है किसी व्यक्ति को दे दी गई है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मनसबदार यहीं पर रहेगा, वो अपने किसी सर्वेंट को भेजकर यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करवा सकता था, और हो सकता है कि वो किसी और रीजन के अंदर रहता हो। लेकिन पहले जब हमने इक्ता वाला सिस्टम देखा था, तो इक्ता के सिस्टम के अंदर क्या होता था कि अगर ये इक्ता उसको दे दिया तो मेनली वो जो है उसी के अंदर रहते थे और वहाँ से खुद ही वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर ये अपने सर्वेंट्स के थ्रू जो है रिवेन्यू को कलेक्ट करवाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ पर उसी एरिया के अंदर रहेंगे जहाँ पर उनकी जागीर है। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पर था। तो देखिए अकबर के टाइम पर, जब अकबर की रीजन थी, तो उसके टाइम पर क्या हुआ था कि ये इन जागीर को केयरफुली असेस किया जाता था, मतलब मेज़र किया जाता था लैंड को, कितनी लैंड यहाँ पर दी जाएगी, तो उसको अच्छे से मेज़र किया जाता था। और उनके उनके अंदर जितनी भी रिवेन्यू, मान लिया जो है उनको सैलरी देनी है, डिसाइड कर दिया कि 2000 जो है यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स जो है उनको देने हैं, तो जितनी जागीर से उनको 2000 जो है रिवेन्यू कलेक्ट होगी, ओनली उतनी जागीर उनको दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि बड़ा हिस्सा उसको दे दिया, ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके से अच्छे से एसेस किया जाता था और उनको उतनी ही रिवेन्यू दी जाती थी जितनी जो है उसकी मतलब सैलरी होती थी, उतनी ही रफली इक्वल उसके इक्वल होती थी। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर क्या हुआ कि ये जो है थोड़ा कम पड़ जाता था, क्योंकि उस टाइम पर जो है इन्होंने मनसबदार की संख्या बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, जागीर की संख्या जो है वो कम होगी, क्योंकि लैंड तो उतनी ही रहेगी। तो उनको जो है लैंड का अगर मनसबदार ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनको थोड़ी थोड़ी लैंड देनी पड़ेगी, और उसकी वजह से उनकी जो एक्चुअल जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, लेस देन ग्रांटेड द सम, जितना उनको काम करना पड़ता था उससे कम सैलरी उनको मिलती थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस वहाँ पर क्रिएट हो जाते थे। ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार, काफ़ी ज़्यादा मनसबदार इन्होंने बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई थी नंबर ऑफ जागीर्स की, और जिसकी वजह से ज़्यादातर जो रिवेन्यू है वो उनको नहीं मिल पाती थी, यानी अपने सोल्जर वगैरह रखने के लिए उनको ज़्यादा रिवेन्यू नहीं मिल पाती थी। अब देखिए जाट रैंकिंग, जैसे हमने बात की थी जाट रैंकिंग क्या होती है, तो जैसे कि बात की गई है कि अगर किसी को जो है नोबल्स, कोई भी नोबल है उसको 5000 की नंबरिकल वैल्यू मिली है, तो उसकी रैंक हाइयर है देन दोज जिसको 1000 की नंबरिकल वैल्यू मिली है।
तो इस तरीके से जो है इसकी रैंक ज़्यादा हाई होगी। तो अकबर के टाइम पर अगर हम बात करें तो ऐसे मनसबदार 29 थे, ओनली 29 जो मनसबदार है उनको ये वाला रैंक प्राप्त था कि वो इतने सारे इतनी जो है नंबरिकल वैल्यू उनको दी जाएगी, मतलब इतने जो है सोल्जर वो रखेंगे, इतने ही सोल्जर उनके पास होंगे। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर ये कितना हो गया, ये इंक्रीज होकर 79 हो गया, लेकिन लैंड तो उतनी रही, और इसी की वजह से इनको जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो स्टेट के ऊपर आने लगा, और इसी वजह से जो है राज्य की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता होने लगी। और इसी वजह से औरंगजेब का जब पीरियड था उसके बाद धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब देखिए जब्त और जमींदार, जब्त और जमींदार का क्या मतलब है। अब देखिए कि मेनली जो रिवेन्यू आती है वो कहाँ से आती है, टैक्स से, और टैक्स कहाँ से कलेक्ट किया जाता था, मेनली जो पीजेंट होते थे वहीं से टैक्स कलेक्ट होगा, क्योंकि पीजेंट ही होते थे जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते थे, या फिर जो आर्टिशन होते थे, आर्टिशन मतलब आर्ट वगैरह का काम जो करते थे, हथियार वगैरह बनाने का काम करते थे, तो मेनली रिवेन्यू वहीं से आता था, इनकम वहीं से आती थी। तो इसी वजह से टैक्स किसको किया जाता था, पीजेंट्री को टैक्स किया जाता था, इन्हीं के द्वारा जो है टैक्स पे किया जाता था। और मेनली ये टैक्स किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, ये जो वहाँ का हेडमैन होता था, हेडमैन के द्वारा, या लोकल चिफ्टेन। मान लिया इस रीजन के अंदर जो है ये कोई विलेज वाला रीजन है, तो यहाँ पर जो मेन हेड होगा, हेडमैन होगा यहाँ का, या लोकल चिफ्टेन होगा, वो क्या करता था, इन सब पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करता था और वो राजा को दे देता था। तो ये सारे के सारे जो इनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती थी, मेनली जमींदार यूज़ की जाती थी। जो ये पीजेंट वगैरह होते थे इनके लिए, जिनके पास ज़मीन होती थी, लैंड होती थी, और जो ये लोकल चिफ्टेन होते थे इनके लिए जमींदार टर्म का यूज़ किया जाता था। आगे देखिए जो अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर हुए हैं टोडरमल, इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर जो है लिखा हुआ है कि इनके अकाउंट से हमें पता लगता है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा सर्वे किया था, किसका, केयरफुली रूप से क्रॉप्स का, कि कितनी क्रॉप पैदा हुई है, क्रॉप इल्ड, उनके प्राइजेस क्या रखे गए हैं, और एरिया कल्टीवेट किया गया फॉर 10 ईयर के पीरियड का। तो देखिए इस तरीके से जो है उस टाइम पर सर्वे भी किया जाता था। आप देख सकते हैं कि अकबर के टाइम पर कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन रही होगी कि उस टाइम पर जो है क्रॉप्स का भी सर्वे करते थे, और उसी हिसाब से जो है प्राइस भी डिसाइड होते थे कि जितनी क्रॉप की जो है कितनी क्रॉप पैदा होगी उसी के हिसाब से प्राइस रखा जाएगा, किस एरिया, कितने एरिया के अंदर जो है क्रॉप कल्टीवेट की गई है। तो इस तरीके से 10 ईयर का जो पीरियड था इसका सर्वे जो है वो टोडरमल, जो उसकी उनके रिवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो एक तरीके से देख सकते हैं कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है। और उसी के हिसाब से फिर क्या किया गया था कि ईच क्रॉप के हिसाब से कैश में टैक्स फिक्स किया गया था, कि जितनी अच्छी क्रॉप होगी उसी के हिसाब से जो उसका टैक्स जो है वो कैश में फिक्स किया जाता था। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोविंस जो है अलग अलग रिवेन्यू सर्कल के अंदर डिवाइड किए हुए थे, कि जिस एरिया से ज़्यादा रिवेन्यू आती थी, जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, अच्छी क्रॉप पैदा होती थी, वहाँ पर जो है उस तरीके से क्रॉप जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता था। जिस एरिया के अंदर कम जो है क्रॉप पैदा होती थी वहाँ से कम टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सर्वे का मतलब ये था, कि सर्वे करने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिव एरिया है वहाँ से हम अच्छे से जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए इस रिवेन्यू सिस्टम को क्या बोला जाता था, जब्त, कि किस तरीके से जो है पूरी की पूरी सर्वे करके हम क्रॉप की इल्ड और प्राइस और टैक्स अगर डिटरमाइन करते हैं तो ऐसा रिवेन्यू सिस्टम कहलाता था जब्त। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर लैंड का सर्वे किया जाता था और उनके केयरफुली अकाउंट भी रखे जाते थे। लेकिन ऐसा किस राज्य के अंदर किस रीजन के अंदर पॉसिबल नहीं था, गुजरात और बंगाल के अंदर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो है दिल्ली से काफ़ी दूर थे। तो देखिए गुजरात वाला रीजन और ये बंगाल वाला रीजन, तो इनके अंदर ये इसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और इनको जो है एडमिनिस्टर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आगे देखिए ये हम बता ही चुके हैं, ये हमने देख ही लिया है कि जब्त क्या था। तो जब्त एक तरीके से हमने देखा कि एक नंबरिकल वैल्यू थी, जितनी ज़्यादा नंबरिकल वैल्यू होगी उसको उतना ही ज़्यादा हायर रैंक दिया जाता था। अकबर के टाइम पर 29 मनसबदार थे जिनके पास जो है 5000 जट जिनको रैंक दी गई थी। इसी तरीके से जो औरंगजेब है इन्होंने नंबर बढ़ाकर जो है 79 कर दिए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर वहाँ पर होने लगा था। आगे देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा जो है एक बुक है जो कि लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल जो है वो अकबर के क्लोज फ्रेंड भी थे और उनके कोर्टियर भी थे, उनके कोर्ट में रहने वाले एक अच्छे राइटर भी थे। तो देखिए अबुल फजल ने जो है उनके द्वारा जो रूल किया गया है उनके बारे में पूरी की पूरी अकबरनामा बुक में लिखा गया है। ये जो अकबरनामा बुक है वो 3 वॉल्यूम में डिवाइड की गई है। तो 3 वॉल्यूम के अंदर जो फर्स्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जो अकबर के एंसेस्टर्स हैं
उनके बारे में बताया गया है। और सेकंड वॉल्यूम के अंदर जो भी अकबर का रीजन है, मतलब अकबर ने के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सेकंड वॉल्यूम के अंदर बताया गया है। एंड थर्ड वॉल्यूम की बात करें तो थर्ड वॉल्यूम के अंदर जो है, जिसको आईने अकबरी भी नाम दिया गया है, उसके अंदर अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी हाउस होल्ड आर्मी, रिवेन्यू और उनकी ज्योग्राफी क्या है एम्पायर की, उसके बारे में बताया गया है। मतलब एक तरीके से कि अकबर ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की है उसके बारे में जो है आईने अकबरी के अंदर दिखाया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिच डिटेल, मतलब काफ़ी डिटेल से मेंशन किया गया है वहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर, उस टाइम पर वहाँ के लोग कौन सा कल्चर अपनाते थे, किस तरीके के ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। इसके साथ साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है उसकी बात करें तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल, मतलब एक तरीके से क्रॉप्स का, जैसे हमने अभी देखा कि टोडरमल ने जो है सर्वे किया था, क्रॉप्स की इल्ड का सर्वे किया था कि कितनी पैदावार हुई है, उनका प्राइसेस क्या है, उसी के हिसाब से वेजेस, रिवेन्यू और टैक्स वगैरह डिसाइड करना, तो ये भी उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। आगे देखिए कि इसके अंदर काफ़ी ब्रॉडली जो है अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी इलेबोरेट तरीके से जो है डिस्कस किया गया है अबुल फजल ने अपनी लास्ट वॉल्यूम के अंदर, जिसका नाम है आईने अकबरी। मतलब अकबर के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया है। अब देखिए कि अबुल फजल अपनी बुक के अंदर ये बताते हैं कि एम्पायर को डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस के अंदर, और इनको सूबा बोला जाता था। जो प्रोविंसेस डिवाइड किए गए थे, मतलब पूरा का पूरा एम्पायर था, उसको इस तरीके से मतलब डिवाइड किया गया था। इन प्रोविंसेस को सूबा बोला जाता था, और जो इनको हेल्ड करता था उनको सूबेदार बोला जाता था। जिनको ये सूबा दे दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, सूबेदार। और ये सूबेदार क्या करता था, यहाँ पर बहुत पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन जो है ये करता था। एक तो हमने देखा है कि जो इक्ता और मनसब देखा था हमने, रैंक। तो देखिए मनसब और रैंक के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर जो है सोल्जर्स वाली जो कितनी कैपेसिटी जो है आपने रखनी है वो था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिकल और मिलिट्री जो फंक्शन है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये किसके द्वारा देखे जाते हैं, सूबेदार के द्वारा देखे जाते हैं। और हर एक प्रोविंसेस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान भी बोला जाता था। फाइनेंशियल ऑफिसर जो वहाँ की जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी खर्चा है उनके ऊपर वो देखता था, वो एक तरीके से दीवान होता था। अब देखिए कि सूबेदार का क्या काम था कि वो जो है पूरा जितना भी सूबा उसको दिया गया उसके अंदर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उसका काम था। और इस काम में किसके द्वारा उसकी हेल्प की जाती थी, अब देखिए कुछ और ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए थे। अब देखिए इन ऑफिसर के नाम आपको याद होने चाहिए। एक बक्सी का क्या काम था, ये था मिलिट्री पे मास्टर, मिलिट्री को पे करता था ये बक्सी। उसके बाद देखिए दूसरा सदर कौन था, ये मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज। तो ये मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रनेज से रिलेटेड जो काम करता था ये सदर, इसको सदर बोला जाता था। आगे फौजदार का क्या काम था, ये मिलिट्री कमांडर था, मिलिट्री को कमांड देता था फौजदार। आगे कोतवाल क्या था, ये टाउन पुलिस कमांडर था, यानी जो टाउन के अंदर जो पुलिस काम करती थी उसका कमांडर जो है वो कोतवाल था। तो इस तरीके से इन सब के द्वारा जो है सूबेदार को हेल्प दी जाती थी ताकि वो जो है पूरे सूबे के अंदर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से जो है अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो ऑफिशियल्स हैं वो जो हैं वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे ताकि पूरे के पूरे रीजन के अंदर शांति को बनाए रखा जा सके। आगे देखिए कि अकबर के जो नोबल्स थे उनको काफ़ी सारी बड़ी बड़ी आर्मी भी उनको बनानी पड़ती थी। इसी वजह से उनका जो है ज़्यादातर रिवेन्यू पर उनका अधिकार भी होता था, क्योंकि जितनी बड़ी आर्मी आपको बनानी पड़ेगी उसके लिए खर्चे भी ज़्यादा होंगे, इसलिए ज़्यादातर रिवेन्यू जो है उनके हाथों में चली जाती थी। जिसकी वजह से क्या होता था कि कुछ एक जो नोबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, खुद के उन्होंने इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिए थे, क्योंकि वो खुद जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और इसी वजह से धीरे धीरे उनकी लॉयल्टी थी एम्पायर के प्रति वो कम होने लगी और उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा रिवेन्यू होगी, ज़्यादा सोल्जर जिसके पास होंगे, वो अपने आप को दूसरों से इंडिपेंडेंट घोषित करने लग जाएगा और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, अकबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पर। तो अकबर के टाइम पर ऐसी पीरियड नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे औरंगजेब का टाइम पीरियड खत्म होता है तो ये सभी के सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग जाते हैं। आगे देखिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी के अंदर जो है 1570 के अंदर
रिलीजियस डिस्कशन भी स्टार्ट किए, यानी काफ़ी सारे धर्मों के लोगों को बुलाना और उनके साथ जो है रिलीजन के ऊपर वार्ता करना, डिस्कशन करना। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स धर्म को, रिलीजन को फॉलो करने वाले उलेमास, ब्राह्मण्स और इसके साथ साथ जूइस्ट प्रीस्ट, रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्रियन, अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाकर उनसे जो है धर्म के ऊपर क्या की जाती थी, चर्चा की जाती थी। और ये चर्चा कहाँ पर की जाती थी, इसके लिए उन्होंने अलग प्लेस जो है बनाया हुआ था, ये था इबादत खाना, उसको बोला जाता है इबादत खाना। तो यहाँ पर जो है अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के और सोशल कस्टम के लोग जो आते थे और अपने अपने व्यूज़ जो है यहाँ पर प्रकट करते थे। तो अकबर ने जो है यहाँ पर रियलाइज़ किया कि ये जो स्कॉलर है वो क्या है, वो एक तरीके से अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं और दूसरे धर्मों को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। बाइगोट्स मतलब दूसरे के धर्मों को क्रिटिसाइज़ करना। डोगमा मतलब अपनी ही स्टेटमेंट को एक तरीके से सही बताना और दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना। तो एक तरीके से ऐसी चीज़ इन्होंने फील की यहाँ पर, जब भी इस तरीके का कोई भी डिस्कशन होता था। तो उन्होंने देखा कि ये सारी की सारी जो टीचिंग्स इनके द्वारा दी जाती हैं वो एक तरीके से सोसाइटी के अंदर डिवीज़न पैदा करती हैं, डिसहार्मनी पैदा करती हैं, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करवाती हैं। तो अकबर ने इसके लिए क्या किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इबादत खाना का एक व्यू दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग जो लोग हैं, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और अपने विचार जो हैं वो रखते हैं। तो डोगमा देखिए एक तरीके की स्टेटमेंट है या उसकी एक इंटरप्रिटेशन है जो कि अथॉरिटेटिव रूप से दी जाती है, कि जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता और लोगों को उसी तरीके से उसको क्या करना है, फॉलो करना है, और आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। आगे देखिए बाइगॉट क्या है, बाइगॉट है इनटॉलरेंट टू द अनदर पर्सन रिलीजन, यानी दूसरे पर्सन का कोई रिलीजन है आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, एक तरीके से दूसरे को क्रिटिसाइज करना और अपने धर्म को ज़्यादा मान्यता देना, तो इसको बोला जाता है डोगमा। आगे देखिए, तो अकबर ने जब ये चीज़ फील की तो उन्होंने अपना एक खुद का आइडिया डेवलप किया जिसका नाम है सुलह कुल। तो ये टर्म जो है वो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इन टर्म को आप अच्छे से जो है अपने माइंड में एस्टेब्लिश कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये टर्म जो है कई बार इन टर्म का मतलब आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस टर्म का मतलब जैसे यूनिवर्सल पीस, कि मतलब ऐसा आइडिया डेवलप करना कि जहाँ पर हर एक रिलीजन का व्यक्ति जो है उसको फॉलो करे। आइडिया ऑफ टॉलरेंस है ये, कि हर एक व्यक्ति जो है चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो उसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो किया जाएगा वो सिस्टम ऑफ इथिक्स होगा, जहाँ पर ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस को यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाया जाएगा, यानी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी के अंदर जो है वहाँ पर डिफरेंस किया जाएगा कि आप इस धर्म से आते हो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो अबुल फजल हैं जिन्होंने अकबरनामा लिखा था उन्होंने अकबर की हेल्प की ताकि वो जो है इसके आइडिया को डेवलप कर सके, और इसको जो है फिर इसी जो ये यूनिवर्सल पीस वाला जो आइडिया है इसको जहांगीर और शाहजहां के भी द्वारा भी फॉलो किया गया, क्योंकि ये दोनों भी क्या थे, ये दोनों भी जो है एक तरीके से हर धर्म को अपने साथ में लेकर चलने वाले थे, जहांगीर और शाहजहां। जबकि औरंगजेब ने जो है इस पॉलिसी को बिल्कुल उल्टा कर दिया था। अब देखिए नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, तो उनका क्या इन्फ्लुएंस था, उनकी टाइम पीरियड पर उनका इन्फ्लुएंस क्या था। तो देखिए इनका अगर रियल नेम अगर हम बात करें तो इनका रियल नेम जो है मेहरुनिसा था। तो इनकी जो है जहांगीर से मैरिज हुई थी 1611 के अंदर और बाद में इनको नूरजहां का टाइटल दिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी और सपोर्टिव थी टू द मोनार्क, राजा के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी और ये सपोर्टिव थी और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी इनको माना जाता है। और इनका जो है जो भी कोर्ट के जो भी डिसीजन वगैरह होते थे और जहांगीर के द्वारा जो भी ऑर्डर वगैरह पास किए जाते थे, कहीं ना कहीं इनका रोल काफ़ी ज़्यादा होता था उसके अंदर। तो देखिए जहांगीर ने अपना ऑनर अपनी क्वीन के लिए दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, सिल्वर कॉइन भी इशू किए गए थे, जिसमें जो है एक तरफ इन्होंने अपने नाम से जो है टाइटल इसके ऊपर उकेरे थे और दूसरी तरफ जो है क्वीन के नाम से बेगम नूरजहां के नाम से जो है इन्होंने सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ इनका खुद का नाम होता था, दूसरी तरफ जो है क्वीन का नाम होता था। इस तरीके से इनके बारे में जो है काफ़ी हमें पता लगता है। जो स्केयर सील है, कहीं ना कहीं इस टाइप की जो सील हैं उनके ऊपर लिखा गया है जहाँ पर वो कमांड देती हैं नूरजहां। इसी तरीके से राउंड जो सील हैं उनके ऊपर भी मेंशन किया गया है किस तरीके से नूरजहां को ब्रिलियंट एज अ मून की तरह ब्रिलियंट माना गया है और लेडी ऑफ द एज कहा गया है। तो इस तरीके से उनके बारे में मिलता है, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं इसको, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। आगे देखिए सुलेकुल क्या था। तो देखिए जहांगीर इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये जो कि अकबर के सन हैं जिनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये डिस्क्राइब करते हैं अपने शब्दों में, ये कहते हैं कि सुलह कुल क्या है, रूम मतलब यहाँ पर जगह है, रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड फॉलोवर ऑफ ऑल क्रीड, यानी हर एक धर्म, हर एक क्रीड के जो लोग हैं इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ये किसी के लिए लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड ओनली बाय द सी, यानी समुद्र से ही लिमिटेड है ये, बाकी किसी के लिए कहीं से भी कोई लिमिटेड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है कहीं से भी किसी भी धर्म जाति के लिए लिमिटेड नहीं है। हर किसी धर्म के लोग, चाहे वो अपोजिट रिलीजन के हैं, चाहे वो अपोजिट बिलीफ के हैं, गुड हैं, बैड हैं, हर किसी के लिए ये जो है क्या है, ये जो सुलह कुल है सबके लिए ओपन है और यहाँ सबके लिए जगह है, और सिर्फ इनटॉलरेंस के लिए ये क्लोज है, यानी जो दूसरे धर्मों के को टॉलरेट नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल बंद है। तो इसलिए जो है शिया और सुन्नी दोनों एक ही मस्जिद में क्या कर सकते हैं, एक ही मॉस्क के अंदर अपनी इबादत कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियन और जूइस वो भी एक ही चर्च के अंदर प्रेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है ये यूनिवर्सल पीस को बढ़ावा देने वाला एक प्रिंसिपल है। तो सुलह कुल जो है इसके अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये एक तरीके का प्रिंसिपल है जो कि यूनिवर्सल पीस को बढ़ावा देता है, जिसको किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। आगे देखिए कि मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी के अंदर और उसके बाद, तो देखिए जैसे कि मुगल टाइम पीरियड के अंदर हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन की गई, तो इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी फैल गई, मतलब एक तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा समृद्ध भी होने लगे थे। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो दूसरे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर थे, मतलब दूसरे दूसरे रीजन से जो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आते थे, तो उन्होंने इसको जो है एक तरीके से कहा लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब एक तरीके से इसको बोला जाता था ये धन की धरती है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेल्थ है, पैसा ही पैसा है यहाँ पर। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें तो दूसरी साइड यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ भी थी, स्टेट ऑफ पॉवर्टी भी यहाँ पर मिलती है, काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी मिलती है। ऐसा कैसे पता लगता है, तो देखिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि शाहजहाँ के टाइम के हैं, तो उस टाइम पर इनमें बताया गया है कि जो हाईएस्ट रैंक के मनसबदार थे वो ओनली कितने थे, 445 थे, आउट ऑफ कितने, 8000, यानी 8000 मनसबदार में से सबसे हाईएस्ट रैंक के जो है ओनली 445 थे। तो 445 इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाकी सारे मनसबदार जो हैं वो लोअर रैंक से बिलोंग करते थे। और इसी तरीके से मेनली 5.6% जो है ऑफ टोटल मनसबदार, यानी जितने मनसबदार थे उनका ओनली 5.6% जो मनसबदार हैं उनके पास जितनी भी एम्पायर की रिवेन्यू है उसका 61.5 इनके पास जाता था। तो आप देख सकते हैं बाकी सारे के सारे जो मनसबदार हैं जितने भी बचे हैं उनके पास रिवेन्यू का कितना पार्ट जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ उस टाइम पर जो है इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये काफ़ी सारा जो अपनी सैलरी की अमाउंट है वो किसके ऊपर खर्च करते थे, वो अपनी सैलरी जो है मेनली गुड्स के ऊपर जो है परचेज़ करने के लिए अपनी सैलरी को स्पेंड करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पीजेंट्री और आर्टिशन है वो काफ़ी ज़्यादा इससे एक्सपेंडिचर से बेनिफिट उठाते थे, क्योंकि यही तो गुड्स सप्लाई करते थे। जब ये गुड्स सप्लाई करेंगे तभी इन्हें बदले में क्या मिलेगा, पैसा, और फिर जो पैसा मिलेगा उसी में से फिर इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो एक तरीके से बेनिफिट भी इनको होता था। तो थोड़ा बहुत जो पैसा मिल जाता था ये अपना इन्वेस्ट करने के लिए दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन कुछ एक जो पुअरेस्ट पीपल थे उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था, उनको तो सिर्फ हैंड टू माउथ ओनली सिर्फ इतना ही मिल जाता था कि वो खाने के लिए अपना पेट भर सके, बस इतना ही उनको मिलता था जो पुअरेस्ट पीपल होते थे। इसी तरीके से जो वेल्दियर पीजेंट्री, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ कमाते हैं, और जो आर्टिशनल ग्रुप है उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होता था। जो मर्चेंट वगैरह, बैंकर वगैरह उनको ही इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होता था। एक तरीके से जो पुअर पीपल थे उनको इससे कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। आगे देखिए काफ़ी सारे जो मनसब बड़े बड़े मनसबदार थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जो है यहाँ पर कंसंट्रेट हो चुका था उनके हाथों में। एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुके थे जब तक कि लेट जो 17th सेंचुरी है उस तक, यानी अकबर और शाहजहाँ का जैसे ही पीरियड जो है ख़त्म होता है, जहांगीर का पीरियड ख़त्म होता है, शाहजहाँ का ख़त्म होता है और औरंगजेब का स्टार्ट होता है, तो उस टाइम तक जो है काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। और इसमें जो है धीरे धीरे जो मुगल एम्परर की जो अथॉरिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी और नई डायनेस्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे जो सेंटर ऑफ पावर जो है वो दूसरे हाथों में जाने लगा था। तो इस तरीके से वो जो है मुगल डायनेस्टी को अपना एम्परर के रूप में स्वीकार करते रहे। कब तक, जब तक 18th सेंचुरी नहीं आ गई। 18th सेंचुरी मतलब जब तक कि औरंगजेब था तब भी जो है एक तरीके से उसकी दमनकारी नीतियों की वजह से ही उसको फॉलो करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया था।
आगे देखिए कुछ और रीज़न के बारे में बात हो रही है कि उसी टाइम पीरियड के दौरान बाकी दूसरे कंट्री जो दूसरे वर्ल्ड के पार्ट है वहाँ पर क्या चल रहा था। तो देखिए सेवरल कुछ और ग्रेट मोनार्क हुए हैं जिस टाइम पर इंडिया के अंदर ये सब कुछ चल रहा था उसी टाइम पर जो है यहाँ पर बात की गई है ओटोमन एम्पायर की, जो कि टर्की के अंदर था। तो देखिए ओटोमन एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मेन एक रूलर थे जिनका नाम है सुल्तान सुलेमान। तो सुल्तान सुलेमान जो है इन्होंने रूल किया था 1520 से लेकर 1566 के बीच में, और ये जो है काफ़ी अच्छे रूलर माने जाते हैं उस टाइम पर। इन्होंने देखिए किस किस रीजन को यहाँ पर जो है कैप्चर किया था। तो हंगरी वाला रीजन जो कि हमारा आता है यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जो रीजन है उसको कैप्चर किया। आगे देखिए बगदाद और इराक का जो रीजन है, इसके साथ साथ मोरक्को जो कि हमारा नॉर्थ अफ्रीका के अंदर पड़ता है, ये सारे के सारे रीजन जो है ओटोमन अथॉरिटी के अंदर आते हैं। ओटोमन अथॉरिटी मतलब इतना बड़ा वास्ट एम्पायर जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया था एक तरीके से। आगे देखिए कि इन्होंने जो है अपनी खुद की नेवी भी स्टार्ट की थी। इन्होंने जब खुद की नेवी स्टार्ट की तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेन की जो खुद की नेवी थी उसको एक तरीके से कंपटीशन देने लगी थी मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो मेडिटेरेनियन सी आप जो है मैप में जाके देख सकते हैं, ये जो है अफ्रीका और यूरोप ऊपर पड़ता है और अफ्रीका नीचे है, उनके बीच में मेडिटेरेनियन सी जो है वो पड़ता है। तो देखिए अरेबियन सी में जो है, अरेबियन सी यानी जो इंडिया के इधर वाला रीजन है, तो यहाँ पर जो अरेबियन सी है वहाँ पर ये पुर्तगीज़ को कंपटीशन देते थे। इस तरीके से इनको एक टाइटल भी मिल चुका था अल कुनानी मतलब लॉ गिवर। मतलब ये क्या करता था, अपने लिए जो है अपने रीजन के अंदर खुद ही अपने खुद के कानून बनाता था, रेगुलेशन बनाता था, और इसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर अपनाए हुए थे, काफ़ी अच्छे तरीके से थे, इनके काफ़ी इफेक्टिव थे। और इन्होंने जो है पीजेंट्री को काफ़ी प्रोटेक्ट किया था, मतलब किसानों को बहुत प्रोटेक्ट किया था कि उनसे जो है फोर्स्ड लेबर ना कराई जाए और उनके ऊपर जो है बेवजह के टैक्स जो है वो इम्पोज ना किए जाए। तो एक तरीके से जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आगे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लेकिन जैसे ही इनकी डेथ होती है उसके बाद 17वीं सेंचुरी के अंदर जो है धीरे धीरे पब्लिक ऑर्डर जो है वो फिनिश होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओटोमन जो एम्पायर है उसका भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और सुलेमान कुनानी को एक तरीके से रिमेंबर किया जाता है आइडियल पीरियड ऑफ आइडियल गवर्नेंस। एक तरीके से उनका पीरियड माना जाता है कि उस टाइम पर जो गवर्नेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आदर्श मानी जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सुल्तान सुलेमान है उनके रीज़न के बारे में बताया गया, उनके रूल के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.